हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी की जो क्लास हमारी 7 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल जो होते हैं इन सब के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। और ये अधिक शासी अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 15 नंबर का ये वाला जो है पूरा चैप्टर उसमें पूछा जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, पूरा इसमें हम कवर करेंगे लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं शब्द भेद। शब्द भेद जो होते हैं, अगर शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। अगर शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो शब्द को देख लेते हैं कि शब्द को कैसे डिवाइड करते हैं। तो स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो इसकी हमने अलग से वीडियो बना ली है, ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर ऋण, यौगिक, योगऋण 3 प्रकार के होते हैं। रूप, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाते हैं या उनमें परिवर्तन आ जाता है तो वो विकारी शब्द होते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक के कारण जो है परिवर्तन आ जाता है। अभिकारी शब्द जो होते हैं, अवयव होता है, अवयव में जितने पार्ट होते हैं उसके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक जो होते हैं ये संबंध बोधक, इनमें जो है परिवर्तन नहीं आता है। अगर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का आप इनके साथ जो आइडिया नहीं लगा सकते कि ये इन शब्दों से जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता चल जाएगा। विकारी शब्द जो है ये हम इनसे हमें पता चल जाता है कि लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जो है इसमें परिवर्तन होता है। अर्थ के आधार पर बात करें तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विपरार्थी। तो अनेकार्थी जो हैं ये हमने पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है ये भी हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट करा दिया। विलोम शब्द जो है इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो शब्द की बात करें तो जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है या वाक्य के बाहर होता है तो वो सिर्फ शब्द कहलाता है। अगर वाक्य के अंदर है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे रवि है, तो अगर ये बाहर सिंपल लिखा हुआ है तो ये शब्द हो गया। अगर रवि कार्य करता है तो वहाँ पे इसको पद बोला जाएगा क्योंकि अगर वाक्य के अंदर है तो। पद के जो है 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। अवयव के भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये टॉपिक जो है अधिशासी अधिकारी के सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द की बात करें तो ये जो होते हैं, जो चारों शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण जो है परिवर्तन आ जाता है। तो जबकि अवयव जो है ये अविकारी शब्द होते हैं, इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता है, तो ये अविकारी शब्द होते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा। ये जो है सिलेबस में है अधिशासी अधिकारी के, तो ये इनको आप अच्छे से देखें लास्ट तक। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। इसकी डेफिनेशन है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है जबकि अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की हो गई, ऋण, यौगिक, योगऋण। अगर स्पेशली पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तब ये आप 3 लगाएंगे, ना तो 5 आपको लगाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की जो है अर्थ के आधार पर संज्ञा होती हैं। इन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ऋण की बात करते हैं तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो जो भी शब्द भेद है, शब्द भेद में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से ये हैं ऋण संज्ञा जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे आज है, इसके हम कोई खंड नहीं कर सकते, या आ प्लस जय करें तो इनका कोई शब्द अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए जो है ये ऐसे शब्द होते हैं इनके खंड करने के बाद जो है उसका अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें ऋण संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा क्या होती है? जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय की विद्या ग्रहण करने के लिए, तो यहाँ पे जो है इनके खंड करने के बाद भी सार्थक अर्थ निश्चित निकल जाता है, तो उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, घुड़सवार, तो इनके अगर हम खंड भी कर दें तो इसका अर्थ निकल जाता है, तो ये यौगिक संज्ञा होती है। योगऋण संज्ञा की बात करें तो ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी, तो ये जो है अपने अर्थ को प्रकट न करके किसी तीसरे को प्रकट करते हैं। ये तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, जलज जो हैं ये अपने अर्थ को प्रकट न करके कमल के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, लंबोदर गणेश जी को। इस प्रकार से
तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। दूसरा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, दिल्ली। अगर यहाँ पे गंगा है, स्पेशली नाम है, तो गंगा एक ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे नदी होता तो नदी वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों के अंदर बहुत सारी नदी आ जाएंगी। हिमालय है, हिमालय स्पेशली एक है, तो हिमालय का जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अगर यहाँ पे पर्वत होता तो पर्वत आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पर्वत जो है कई पर्वतों का समूह है, मतलब हिमालय भी उसमें आता है, आल्पस भी आता है, इस प्रकार से कई पर्वत उसमें आते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की जाति या एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, तो नदी से जो है एक ही प्रकार की कई सारी नदियाँ, तो नदी जो है जाति का शब्द बोध हो रहा है। पर्वत हो गया, या राज्यपाल हो गया, जैसे अलग अलग राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ज्वालामुखी हैं, कई ज्वालामुखी हैं, भारत में हैं, कहीं यूरोप में, इस प्रकार से। पहाड़ हो गया, तो पहाड़ भी कई सारे पहाड़ हैं। नदी हो गई, लड़का हो गया, तो ये सारी जातिवाचक संज्ञा होती है जो किसी एक ही प्रकार के सब जाति को बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, भाव का, दोष, रंग, आकार का बोध हो तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, अवस्था जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो इनसे जो है अंदर से एक हमारी सहानुभूति या फीलिंग टाइप की आती है। जैसे भाववाचक संज्ञा, कुछ भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर से। धर्म, गुण, दशा, दोष, रंग, आकार जो है ये इस प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती हैं। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक और जातिवाचक जो है लगभग थोड़ी थोड़ी सेम सी होती हैं। जैसे कोई समूह है, दल है, पुलिस है। पुलिस का क्या होता है? एक समूह होता है। सेना जो है ये भी एक समूह है। भीड़ एक समूह है। गुच्छा, पुस्तकालय, ढेर, तो जो समूह को प्रकट करते हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु आदि के जो समूह होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप, तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कोई भी द्रव्य होता है या उस पदार्थ की नाप, तोल का बोध होता हो, जैसे सोना है तो सोना कितने ग्राम है, चांदी, लोहा या पानी, दूध, तेल, तो ये सारी जो है नापने वाली चीज़ होती हैं कि कितने इनकी नाप तोल हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब यहाँ से कुछ की फैक्ट हैं। ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन थी जो आपको खाली सिर्फ याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। लेकिन जो की फैक्ट है हमारे वो इस प्रकार से हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सिर्फ जातिवाचक को छोड़ के जो है बाकी सभी जो है वो एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगर इन चारों का अगर हम बहुवचन करें तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो हमें सिंपल याद रखना है कि व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा जो है ये एक वचन के रूप में होती है। अगर हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये की फैक्ट है हमारा। जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं, हरीश चंद जो है सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। तो यहाँ पे हरीशचंद जो है स्पेशली एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन देश में हरीशचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने हरीशचंद का बहुवचन किया तो यहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा बन गई, क्योंकि देश में हरीशचंदों की कमी नहीं है। तो हरीशचंदों में बहुत सारे आ गए, बहुत सारे लोग इसमें आ गए कि मतलब देश में पूरे जो है कई प्रकार के सत्यनिष्ठ लोग होंगे, तो उनको जो है स्पेशली हरीशचंदों से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये यहाँ पर यही स्पष्ट किया गया है कि हरीशचंद जो है स्पेशली एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसका हमने बहुवचन बना दिया, हरीशचंदों कर दिया, तो कि देश में हरीशचंदों की कमी नहीं है, तो वो यहाँ पे बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो मैंने आपको बताया जातिवाचक को छोड़ के सभी संज्ञा जो होती है वो एक वचन के रूप में होती हैं। जैसे ही उनका बहुवचन बनाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगला है सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो यहाँ पे सेना क्या है? वो एक वचन के रूप में है। जैसे ही हमने इसका बहुवचन बनाया, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो यहाँ पे जैसे इसका बहुवचन बनाया वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो आपको ये याद रखना है, की फैक्ट है। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, हमने बता दिया इसको। अगण्य होता है, अनुभव या महसूस करना होता है हमें। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, ये 5 प्रकार के जो है शब्दों से बनाई जा सकती है। तो भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक अवयव। इसमें क्या होता है कि आपको अधिकतर जो है प्रत्यय मिलेगा, पन, ता, त्वय, ई, अधिकतर जो है ये प्रत्यय जोड़ के बनाई जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी या इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया। लड़का है तो लड़का का लड़कपन हो गया। बच्चा, बचपन।
शिशु का शैशव। तो ये सारी जितने भी लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है। वीर का वीरता हो गया, पंडित का पंडित्य हो गया, मनुष्य मनुष्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नारी का नारीत्व हो गया। आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि हमें ता जोड़ना है या त्व जोड़ना है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पुरुष का पुरुषत्व हो गया, ना कि पुरुषता हो गया, मतलब ता और त्व में आपको याद रखना है। राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो गया। चतुर का चतुराई, उदार का उदारता हो गया, विद्वान विद्वता, मधुर मधुरता, नम्रता, सूक्ष्मता, ऊंचाई, ऊंचा का ऊंचाई हुआ। मीठा का मिठास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मीठा जो है उसका मिठाई मत कर देना आप। मिठाई जो होता है ये नहीं होगा इसका, इसका होता है मिठास। मिठास जो होता है भाववाचक संज्ञा होती है। मूर्ख का हो गया मूर्खता, लघु का लघुता हो गया। अपना जो है उसकी भाववाचक संज्ञा अपनापन। मम का ममत्व या ममता। निज का निजत्व हो गया। सम का समता। सर्व का सर्वस्व हो गया। आप का आपा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वय का स्वयत्व हो गया। घबराने की बात करें तो घबराहट हो गया। लिखना का लिखाई हो गया। बचना बचाव हो गया। काटना कटाई। पढ़ना पढ़ाई। पहुंचना पहुंच हो गया। और चुनना का चुनाव हो गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाप का जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बपोती होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में विकार उत्पन्न होता है। ये चारों विकारी शब्द होते हैं। किनके कारण होता है? तो लिंग वचन कारक के कारण जो है इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक। तो लिंग की बात करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। संज्ञा का रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता हो, मतलब जिस शब्द से हमें पता चलता हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसे हम लिंग कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो चिन्ह होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। लिंग का निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग जो है इससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें जो है कुछ नियम से हैं जिनको, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन जो है कुछ आपको याद रखने में जो इससे मदद मिलेगी। भाववाचक संज्ञा जो होती है जिनके लास्ट में त्व, बै, य के अंत में पा, पन, आब, आबा आते हैं, तो वो जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंत में, जैसे गुरुत्व हो गया, गौरव हो गया, शौर्य, बुढ़ापा, लड़कपन, खाना। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है उनके अगर अंत में ये चीज़ें आती हैं तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। और स्त्रीलिंग की बात करें तो अकारांत, इकारांत, आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय जो हैं अगर ये अंत में मिलते हैं आपको तो ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता, रीति, इनकी एक ही सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर कोई भी शब्द है तो उसका आप वाक्य में प्रयोग करके देखें। तो जैसे हानि, हानि शब्द है तो हानि हुई, हानि हुई का मतलब है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। और खाना खाया, खाना खाया मतलब खाया है तो पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करके जो है अगर व्यावहारिक चीज़ों के तौर पे इनको लेंगे तो आप अच्छे से इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनकी कुछ स्पेशल ट्रिक होती हैं, लेकिन ये जो है इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेगी जितना व्यावहारिक रूप में अगर आप मन में सोच के उस वाक्य में उसे रिप्रेजेंट करके जो है उसको सोचेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कभी, कपि, रवि, ये तीनों पुल्लिंग शब्द होते हैं। घी, मोती, हाथी, दही, पानी, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, दही जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। पानी भी जो है पुल्लिंग शब्द है। पर्वत, दिनों और गिरोह के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़ों के नाम की बात करें तो पेड़ों में शीशम जो है, शीशम को जो है अधिकतर जो है स्त्रीलिंग शब्द लगा देंगे, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द होता है। सागौन, कटहल, जामुन भी पुल्लिंग होता है। पिपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, तो शीशम और जामुन जो है देखने में आपको शब्द सुनने में जो है स्त्रीलिंग लगेगा, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अनाजों की बात करें तो गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का जो है ये पुल्लिंग है। जैसे मक्का है, मक्का को आप स्त्रीलिंग समझेंगे लेकिन ये पुल्लिंग में आता है। अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों, ये जो है स्त्रीलिंग में आता है। धातु, द्रव पदार्थ की बात करें तो दही जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, इंपॉर्टेंट है, जबकि छाछ जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो सोना, तांबा, घी, लोहा, पीतल, मोती, तेल, सिरका जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं, जबकि चांदी, चाय, मिट्टी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। शरीर के अवयव की बात करें तो हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नेत्र, तन जो हैं ये शरीर के अवयव पुल्लिंग में आते हैं। आँख, नाक, जीभ, खाल, हड्डी, कलाई, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर की बात करें तो सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन
3 अक्षर जो आपको स्त्रीलिंग है ई ऋषि, तो ये 3 शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, 3 अक्षर, जबकि बाकी अक्षर सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। तो जैसे पूछा जाता है कि इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु जो है उसका साध भी होता है, इंपॉर्टेंट है। तपस्वी का तपस्विनी, धाता का धात्री, भव का भवानी, विद्वान का विदुषी, सांप का सांपिन, रचयिता का रचित्री हो गया, कर्ता का कत्री हो गया। जैसे ये वाला त्रय आएगा, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से भी इस तरीके से भी दे सकता है, लेकिन आपको त्रय वाला तय इसमें सही करना है। अभिनेता का अभिनेत्री हो गया, पूज्य का पूज्य हो गया, ज्ञानवान का ज्ञानवती, युवा का युवती, पुजारी का पुजारिन, कृष्ण का कृष्णा हो गया, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन और ठटेरा का ठटेरीन। तो जितने भी जैसे वैसे नाम हैं ये, इनके आगे आइन वो लग रहा है, ये आप ध्यान रखें। नेता इंपॉर्टेंट है, नेता का नेत्री होता है, और विद्वान का विदुषी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। धावक का धाविका, प्रिया का प्रिया, गुरु गुरुराइन, कुम्हार का कुम्हारिन हो गया, और लुहार का लुहारिन हो गया, हंस का हंसनी हो गया, विधाता विधात्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकाकी का एकाकिनी, अध्यक्ष का अध्यक्षा हो गया, आ का मात्रा लग गई, भर्ता का भर्तरी हो गया, बर का बधू, कवि का कवित्री। तो कवित्री जो है आप अच्छे से याद रखें, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बर्तनी में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें कैसे लिखा जाता है। दाता को दात्री, सम्राट का सम्राज्ञी, ऋषि का ऋषिका, विधुर का विधवा, हाथी का हाथिनी, हाथी का भी आप याद रखें, और महान का महती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महान का महती हो गया, और विधुर का विधवा, और हाथी का हाथनी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारा लिंग हो गया। वचन के बारे में बात करते हैं। वचन क्या होता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि उसकी संख्या कितनी है, कि एक पदार्थ का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक का होता है तो बहुवचन होता है। हिंदी में सिर्फ 2 ही बोध होते हैं, इसमें द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में द्विवचन होता है, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन पूछे गए तो कितने होते हैं, 2 प्रकार के, और लिंग भी कितने होते थे, 2 प्रकार के होते थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा और सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो एक वचन बहुवचन हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। केवल जातिवाचक संज्ञा के एक वचन और बहुवचन होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के, जबकि व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक सभी एक वचन होती है। मैंने पहले ही बता दिया। तो अगर इनका हम बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। प्रत्येक, हर एक, हर का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो ये शब्द आपको कहीं मिले, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, हर, तो ये सदैव एक वचन होते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है एग्जाम में, क्योंकि 15 नंबर का ये टॉपिक है। पूरा जो चैप्टर है 15 नंबर का आएगा, तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। तो ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, तो नाना नानी जैसे रिश्ते होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये शब्द हैं। मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, पिता, दाता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जमाता, सरसों, याचना, बिंदु। तो ये शब्द आपको याद रखने, ये तो रिलेटिव शब्द हो गए, लेकिन जो अलग हैं इससे, दाता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जमाता, सरसों, सरसों भी दोनों में यूज होता है, याचना और बिंदु। ये शब्द जो है एक वचन बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। अगला है हमारा जो सदैव बहुवचन में होता है, तो ये भी आपको अच्छे से पक्के याद रखने हैं। दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, होश, रोम, सहायता, समाचार, अक्षत, लोग, दाम, भाग्य, आशीर्वाद, ओट, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगर सदैव एक वचन की बात करें तो जनता, माल, सोना, सामग्री, समूह, जाति, दल, काया, वर्षा, चर्चा, जल, भीड़, पुलिस, क्षमा, पानी, दूध, तो ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको एक बार अच्छे से रीड कर लें, याद हो जाएंगे। कुछ एक वचन और बहुवचन देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्दों के अंत में जो है गण, जन, समूह, दल या वर्ग लगाकर जो है बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्र का छात्रगण हो गया, शिक्षक का शिक्षकगण हो गया, प्रजा का प्रजाजन हो गया, कवि का कवि वृंद हो गया, सुधी का सुधीजन हो गया, गुरु का गुरुजन, बंधु का बंधु वर्ग, श्रोता का श्रोतागण हो गया। अब आ की जगह ए लगाए, जैसे लता है, लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसकी जगह हम बहुवचन बनाए तो लताएं हो जाता है। ऊ है तो लास्ट में ए लग जाता है, या की जगह चक्रबिंदी लग जाती है यहाँ पे, और ई और ई की जगह ईया हो जाता है। तो ये बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, इनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है हमारा कारक। तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या अन्य पदों से कैसे जोड़ा जाता है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट है।
जबकि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी 6 कारक मानते हैं, लेकिन आपको 8 याद रखना है। हिंदी में 8 कारक ही पढ़े जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये 8 हो गए। इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग भी आपको याद रखना है, जो विभक्ति होती है इसे ही परसर्ग कहा जाता है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए ओ अरे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कहानी के रूप में। क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म हो गया। क्रिया का साधन क्या है, मतलब किसके द्वारा क्रिया हो रही है, करण हो गया। जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान हो गया। क्रिया जिससे अलग होना बताती है वो अपादान हो गया। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो वहाँ पे करण कारक नहीं होगा, यहाँ पे होगा अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वहाँ पे जो है अपादान कारक होता है। यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, संज्ञा सर्वनाम का संबंध का की के अगर रारी ये हो तो ये संबंध बताते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है तो पर आ गया, तो क्रिया होने का स्थान हो गया। संबोधन ए हो, जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन ने पत्र लिखा, कर्ता ने लिखा तो कर्ता आ गया इसमें। शांता नाचती है, जबकि इसमें ने नहीं है तब भी कर्ता कारक होगा। कर्म जो है, विवेक ने सुरेश को मारा, तो यहाँ पे सुरेश जो है कर्म का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। करण हो गया, चिराग ने डंडे से मारा, तो डंडा जो है करण हो गया। संप्रदान, पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए, तो के लिए आ गया, तो संप्रदान हो गया। अपादान हो गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पत्ता गिर रहा है, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। संबंध होगा, राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, तो राम जी और दशरथ के बीच में संबंध रिप्रेजेंट हो रहा है, तो संबंध कारक हो गया। पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज पर है, तो मे या पर जो होता है हमारा वो अधिकरण में आता है। संबोधन की बात करें तो हे राम तुम्हारी जय हो, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक जो शब्द आते हैं वो संबोधन में हो गए, तो संबोधन के लिए ए अरे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति का प्रयोग की बात करें तो अगर संज्ञा के साथ आ रही है तो वो अलग लिखी जाती है। जैसे राम संज्ञा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ने अलग लिखा है, जबकि अगर उस है, जैसे उस है तो ये सर्वनाम है, ठीक है। अगर इसके साथ अगर हम ने का प्रयोग करें तो ये दोनों मिलके लिखे जाते हैं, तो सर्वनाम के साथ जो है वो संलग्न करके लिखे जाते हैं, इसे संश्लिष्ट कहा जाता है। जबकि संज्ञा के साथ जो है वो अलग करके लिखा जाता है, इसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। तो आपको याद रखना है, संज्ञा के साथ में, संज्ञा से अलग आता है, जबकि सर्वनाम के साथ में आता है। अब अगला है हमारा टॉपिक सर्वनाम। तो जो हमारे विकारी तत्व थे जिनके कारण संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में परिवर्तन होता है, जैसे लिंग वचन कारक, तो ये हमने पढ़ लिए। अब सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रवि घर गया, उसने खाना खाया, तो यहाँ पे रवि जो है पहले तो हमने प्रयोग कर लिया संज्ञा, लेकिन उसने जो है बाद में हमने उसके लिए उसने शब्द प्रयोग किया, तो ये जो हो गया हमारा सर्वनाम हो गया। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। लेकिन जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जैसे अगर हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं, हम लोग, तो वो उत्तम पुरुष में आ गए। किसी दूसरे को करते हैं तो तू, आप लोग, दूसरे में आ गए। इसको अभी देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। निश्चयवाचक में निकटवर्ती में यह ये हो गए, दूरवर्ती में वह बे। अनिश्चयवाचक में जिसमें हमें अनिश्चितता का बोध हो, कोई और कुछ। संबंधवाचक में जोड़, सो हो गया। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये शब्द आ गए। निजवाचक में हम जब खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा निजवाचक हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम डीप में देखते हैं। पुरुष के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम, मध्यम 3 प्रकार के होते हैं। अगर स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम लोग, तो वो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम जो है, जो सुनने वाला है, जो हमारे सामने सुन रहा है उस चीज़ को, वो मध्यम पुरुष में आ गया। तू, तुम, आप, तुम लोग। अन्य पुरुष की बात करें तो अगर किसी हम तीसरे व्यक्तियों को कहें तो यह, ये, वह, बे, ये लोग जो हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो निश्चयवाचक जहाँ पे किसी निश्चितता का बोध हो,
अगर ऐसे सर्वनाम जो किसी निकट या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह वो जो है इस पर अपना निश्चयता दावा कर रहा है कि यह मेरी ही पुस्तक है। तो ये जो यह और वह शब्द होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये और ये जो है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये पास की वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वह और बे जो हैं वो दूर की वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ में हमने बता रखा है। तो अगर निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है तो यह और ये हो गया, जबकि दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम वह और बे हो गया। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी न दे, मतलब कोई और कुछ, जैसे कोई आ रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा ना कौन आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पा रही, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ खाने को दे दो, तो क्या दे दो, कुछ पता नहीं है कि क्या दे दो खाने के लिए, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर प्राणी बोधक है तो कोई हो गया, वस्तु बोधक है तो वो कुछ हो गया। कोई का मतलब कोई व्यक्ति ही आएगा या कोई प्राणी आएगा जो सजीव होगा, जबकि वस्तुबोधक में कुछ आएगा। अगला है हमारा संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, तो जो, सो, जैसी, वैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, ये शब्द जो होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं। तो जो और सो से जो है सारी चीज़ें बनती हैं। तो जो और सो आपको याद रखना है, तो संबंधवाचक हो गया। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। वह कौन है जो मेरी बात सुन रहा है, तो जो है इन दोनों वाक्यों में जो है संबंध स्थापित कर रहा है। प्रश्नवाचक जो है सिंपल है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे प्रश्नवाचक कोई शब्द आ जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जैसे कौन आ रहा है या क्या कर रहे हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो, जैसे आप, अपना, अपने आप को, स्वयं को, निज, खुद, जैसे हम खुद का बोध करें तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये अधिकतर जो है मिड में आपको मिलेगा। अगर शुरू में बात करें जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो ये जो है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो ये स्वयं आ रहा है तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं आप ही खा लूँगा, तो ये आप जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये 6 प्रकार के हमारे जो हैं सर्वनाम हैं। 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हमने सारे पढ़ लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको देख लेते हैं। जो कुछ न कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता। अगर ये शब्द आपको मिल रहे हैं वाक्य के अंदर तो वहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं होता। जैसे आज कुछ न कुछ नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे आना ही नहीं है, तो ये गलत है, तो ये रोंग वाक्य होगा। आज कुछ न कुछ होगा ये सही है, क्योंकि कुछ न कुछ के साथ नहीं कभी नहीं आता। दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट, कोई का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए, दोनों लिंगों और वचनों में होता है। जैसे कोई गाती है, वहाँ कोई रो रहा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में हो गया, जबकि यहाँ पे वहाँ कोई रो रहा है तो ये पुल्लिंग के लिए हो गया। तो कोई शब्द जो है वो दोनों के लिए प्रयोग होता है। जो का प्रयोग जो है दोनों लिंग वचनों में किया जाता है। जैसे वह लड़की जो स्कूल पर बैठी है वो एक छात्रा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। वह लड़का जो वहाँ पर खड़ा है वो रवि का दोस्त है, तो यहाँ पे स्त्री लिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो है जो शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम हो कहते हैं। अगर संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जब यह वह कोई कुछ जो सो, अगर ये शब्द सिंगल आ रहे हैं तो ये होते हैं सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे बन जाते हैं ये विशेषण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह आ गई, तो यहाँ पे क्या है, ये अकेला शब्द आ रहा है, यहाँ यह के साथ कोई संज्ञा यहाँ पे नहीं है, तो ये सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर यह किताब कैसी है, ये संज्ञा है किताब, तो इसके साथ अगर यह आ रहा है तो यहाँ पे विशेषण बन जाता है, क्योंकि यह किताब की विशेषता बता रहा है कि यही वाली किताब जो है कैसी है। तो सर्वनाम जो है यह सर्वनाम जो है तब होता है जब वो यहाँ पे सिंगल शब्द हो ये वाले। अगर ये किसी संज्ञा के साथ आ रहे हैं, जैसे किताब के साथ आया, तो यहाँ पे ये विशेषण बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखें। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। तो जो हमारे 8 कारक हैं उनमें से 7 कारक ही सर्वनाम में होते हैं। 8वां कारक जो संबोधन का है वो इसमें नहीं होता। जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है, ये पता है हमें, क्योंकि इसमें वचन कारक के कारण जो है परिवर्तन होता है, लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो हमें पता है कि जो विकारी जो तत्व है हमारे लिंग वचन कारक, तो उसमें लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि वचन और कारक के कारण इसमें परिवर्तन होता है।
अब बात करते हैं विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषस्य कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बता रहे हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य हो गया। तो वह मोटा व्यक्ति है, तो मोटा शब्द जो हो गया ये विशेषण हो गया क्योंकि विशेषता बता रहा है। व्यक्ति जो हो गया उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषस्य हो गया। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ लेते हैं इनको। सार्वनामिक विशेषण या इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में या संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। तो जो सर्वनाम हैं जब वो विशेषण बन जाते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो मैंने जब आपको बताया कि जो सर्वनाम होते हैं ये अगर ये सिंगल आते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं, अगर संज्ञा के साथ आ जाते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में वो उसी प्रकार के हैं, इनका कोई रूपांतरण नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है यौगिक में इनका रूपांतरण हो गया, ऐसा कैसा जैसा बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिंपल है सर्वनाम, ये है वह कोई। तो यहाँ पे जो है सर्वनाम जो है विशेषण का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये संज्ञा के साथ आ रहे हैं। तो ये आपको समझना है, अगर ये सिंगल आते तो ये सर्वनाम होते, अगर ये संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो ये विशेषण यहाँ पे हो गए। तो यह घर मेरा है, तो ये संज्ञा है घर, अगर घर के साथ ये यह शब्द आ रहा है तो यहाँ पे ये विशेषण बन गया, जबकि अगर सिंगल शब्द आता तो ये सर्वनाम होता। तो ये एग्जाम्पल हो गए। यौगिक में जो है ये सर्वनाम रूपांतरित हो जाते हैं, ऐसा कैसा जैसा हो गया क्योंकि ये रूपांतरण हो गया सर्वनाम का, तो ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा, पुरुषवाचक, निजवाचक, जो हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं तो उसमें ये 2 को छोड़ के, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक को छोड़ के बाकी सभी सर्वनाम जो है वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो कौन कौन से बचे हमारे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, एक संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो 4 सर्वनाम जो हैं ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर जो है सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, जबकि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम ये विशेषण नहीं बनाते। परिमाणवाचक विशेषण, जो अगला विशेषण हमारा, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल या परिमाण का ज्ञान कराते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे वस्तु की निश्चितता का बोध हो, जैसे ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर वस्तु का जो है निश्चितता का बोध हो रहा है, जैसे 2 दर्जन है तो हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले यहाँ पे निश्चित हैं। 10 किलो है तो 10 किलो वजन भी हमें पता है कितना होता है। लेकिन अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक जो होता है वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, जैसे वहाँ पर कुछ आटा रखा है तो आटा रखा है, कुछ रखा है, लेकिन हमें पता नहीं ना कितना रखा है, तो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक वो हो गया। अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, आकृति, रंग, रूप, आकार, दिशा का, भाव का बोध हो। जैसे गुण की बात करें तो वो मतलब कंजूस है या इस प्रकार से दानी व्यक्ति है, या दशा की बात करें तो वो मोटा है, लंबा है, पतला है, स्वभाव का है कि अच्छा है, बुरा है। इस प्रकार से ये शब्द जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जैसे निश्चयवाचक तो इसमें आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और गणनावाचक, समुच्चयवाचक होते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं जैसे तिगुना, इकेहरा, चौगुना, तो ये सारे जो है संख्यावाचक होते हैं क्योंकि संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक में जो है अनिश्चितता का संख्या का बोध हो, जैसे थोड़ा पानी पी लो, तो थोड़ा का मतलब है कितना पानी पी लो, कुछ पता नहीं है। विशेषण की अवस्था जो होती है वो 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। कोई तुलना नहीं होती इसकी क्योंकि अधिक आ गया इसमें, 2 के मध्य अधिकतर हो गया और उत्तम अवस्था में अधिकतम हो गया। जैसे लार्जर, और जैसे बड़े की बात करें हम तो लार्जर हो गया, लार्ज हो गया, लार्जर और लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 ये बन जाते हैं विशेषण की अवस्था। इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इसमें 2 व्यक्तियों के मध्य तुल्य होती है। जैसे इस प्रकार से, जैसे रवि परिश्रमी है, ठीक है, या रवि मेहनती है, तो रवि मेहनती हो गया तो ये मूलावस्था में आ गया। अगर 2 के तो बीच में तुलना करें, जैसे रवि जो है हरि से ज़्यादा मेहनती है तो वो 2 के मध्य तुलना हो गई, ठीक है। अब इसमें जो बात है, रवि पूरी कक्षा में सबसे अधिक मेहनती है, तो रवि जो है सब में स्पेशल है तो वो उत्तम अवस्था में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे प्रीविशेषण की बात करें तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रीविशेषण होते हैं। जैसे मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है, तो भाई जो है वो बड़ा है
ये तो विशेषण हो गया, लेकिन सबसे बड़ा है तो ये जो है प्रीविशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब विशेषण विशेषज्ञ के कुछ शब्द हैं तो ये आप देख सकते हैं, अनुराग, अनुरक्त, अग्नि का आग्नेय हो गया, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लें। जैसे ग्राम का ग्रामीण हो गया, इंपॉर्टेंट है। और दंपत्ति का दाम्पत्य है, दिन का दैनिक हो गया, तो ये जो है ये विशेषस्य हैं, ये इसके विशेषण हैं। तो आप इसको एक बार देख लें, एक बार इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्रिया। क्रिया की बात करें तो जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु होता है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, खा, जा, सो, अगर इन शब्दों के अंत में प्रत्यय ना जोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। धातु के दो भेद होते हैं, जैसे मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती, जैसे ये हमारी धातु हो गई। अगर इसमें कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे हमने ना जोड़ दिया, खा में अगर ना जोड़ दिया तो खाना हो गया, तो वो यौगिक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर बात करें तो जिन क्रिया से सूचित व्यापार कर्ता पर पड़ता है, मतलब कर्म का कोई इसमें रोल नहीं होता, कर्म होता ही नहीं है कर्म क्रिया में। तो मैं दौड़ता हूँ, तो रीता हंसती है, बिल्ली सोती है, तो ये जो है इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये कर्म के आधार पर कर्मक क्रिया हो गई। अगर सकर्मक क्रिया की बात करें तो क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है। राम रोटी खाता है, देवेश पुस्तक पढ़ता है। इसको जो है समझने के लिए सिंपल है, कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे प्रश्न करें, प्रश्न करने पर अगर क्या, किसे, किसका जवाब मिल जाता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम रोटी खाता है, तो हमने इसमें क्वेश्चन करा राम क्या खाता है, तो हमें आंसर मिल गया रोटी, तो ये सकर्मक है क्योंकि हमें आंसर मिल गया। देवेश पढ़ता है, तो देवेश क्या पढ़ता है, तो देवेश पुस्तक को पढ़ता है, तो सकर्मक मिल गया। अगर कौन है, कौन का आंसर मिलता है तो वो उसका उल्टा होता है, कौन में जो है अकर्मक आता है, इसके आंसर मिलते हैं तो सकर्मक, करके कौन के मिलते हैं, जैसे मैं दौड़ता हूँ, तो कौन दौड़ता है, तो मैं दौड़ता हूँ, तो इसका आंसर मिल गया, तो यह अकर्मक हो गया। तो अगर क्या, किसे, किसका आंसर मिले तो सकर्मक, अगर कौन का आंसर मिले तो अकर्मक होता है। वैसे भी हम सिंपल से देख के वाक्य को पहचान सकते हैं कि कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, अगर एक कर्म हो तो एक कर्मक, दो कर्म हो तो द्विकर्मक। राधा मिठाई खा रही है तो एक कर्म है, राधा पापा से पैसे ले रही है तो पैसे और पापा जो है इसमें दो कर्म आ गए तो द्विकर्मक हो गया। संरचना के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, तो जब क्रिया शब्द से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो दूसरे से करवाने का प्रयास कर रहा है या उनको प्रेरित कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अजय विजय से पत्र लिखवाता है, तो अजय खुद उस कार्य को नहीं कर रहा है, वो विजय से करवा रहा है इस काम को, तो ये इस प्रकार से होती है। जैसे मूल धातु तो हो गई गिरना, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया गिराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया गिरवाना। ऐसे उठना का उठाना, उठवाना, तो ये ट्रिक है हमारी। जैसे मूल धातु तो होती है, अगर उसमें हम आना जोड़ दें तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक अगर बाना जोड़ दें, जैसे उठना है फिर उठाना है तो हमने आना जोड़ दिया, द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए हमने उसमें बाना जोड़ दिया, उठ बाना। संयुक्त क्रिया की बात करें तो दो क्रिया जहाँ पे साथ साथ आ जाती हैं, जैसे राधा हिंदी पढ़ने लगी और कह देना, तो ये सारी जो संयुक्त क्रिया होती है इसी का एक प्रकार है। जैसे एक प्रकार है हमारी सहायक क्रिया, अगली हमारी सहायक क्रिया। तो जो इस प्रकार की हमने संयुक्त क्रिया बताई थी, उसी में जो दूसरी सहायक क्रिया होती है, एक तो मुख्य क्रिया होती है, एक दूसरी जो उसका सहयोग करती है, तो वो सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जाता होगी मुख्य क्रिया और हूँ जो हो गई यहाँ पे सहायक क्रिया हो गई। अब बात करते हैं नाम धातु। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे लात का हो गया लत्याना, बात का बत्याना हो गया और हाथ का हत्याना हो गया, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से प्रत्यय जोड़कर ये क्रिया बन रही है। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि इसमें कर्ता जो है एक काम करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो नहा लिया तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, फिर उसके बाद वो भोजन कर रहा है। वह भोजन करके सो गया, तो इसमें भोजन करना जो है ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, इसने फिर भोजन तो कर लिया, फिर दूसरा कार्य उसने प्रारंभ किया। सजातीय क्रिया क्या होती है? जिसमें सेम शब्द से ही क्रिया बनती है। जैसे रवि कई खेल खेलता है, तो खेल से ही खेलना बन गया। वह अच्छा खाना खाता है, तो खाने से ही खाना क्रिया बन गई यहाँ पे। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? तो ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, जैसे भोंकना, कुत्ता जैसे भोंकते हैं, मिमियाती, डकराना, चुकरती,
भिन्न भिन्नाना, तो ये अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। अब क्रिया से संबंध ही एक हमारा जो टॉपिक है वाच्य है, ये सिलेबस में नहीं है इस प्रकार से, लेकिन इससे रिलेटेड है तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो वाच्य क्या होता है कि क्रिया का वह रूपांतर जिससे पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं हमारी, कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कृत वाच्य होता है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो कर्म वाच्य, इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता होती ही नहीं है तो वो भाव वाच्य हो गया। अब बात करते हैं सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती हैं इसमें, जबकि कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होती है लेकिन एक वचन में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती, अगर होती भी तो वो सिर्फ ने होती है, से अथवा के द्वारा जो है इसमें विभक्ति होती है कर्म कारक में। जबकि इसके एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। राम ने दूध पिया, तो राम ने क्या है कि राम ने दूध पिया, यहाँ पे किसने पिया, कर्ता पे जो है जोर पड़ रहा है सारा। सीता गाती है तो सीता गा रही है तो इसका जोर सीता पे हो गया। ये जो है कर्म वाच्य हो गया, इसमें कर्ता होता ही नहीं है। लेख लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया हमें पता नहीं है तो इसमें कर्ता है ही नहीं, तो ये कर्म वाच्य हो गया। गीत गाया गया, किसने गाया हमें पता नहीं है तो यहाँ पे कर्म वाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है। मुझसे चला नहीं जाता तो इससे एक भाव उत्पन्न होता है। गीता से हंसा नहीं जाता तो यहाँ पे भी एक भाव उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार की आपको क्रिया मिलेगी, जैसे जाता, हंसा नहीं जाता, तो इस प्रकार के आपको भाव उत्पन्न मिलेगा तो वो भाव वाच्य हो गया। अब बात करते हैं काल की। काल भी इससे रिलेटेड है, काल एक सिलेबस में भी है। क्रिया के जिस रूप में कार्य का करना अथवा होने का पता चलता है उसे जो है काल कहते हैं। तो काल में हम सबसे पहले बात करें तो भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में 5 भी दे रखे हैं, आप इसको देख लेना। तो इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। सामान्य भूत, सीता गई, तो गई मतलब अभी सामान्य भूतकाल है। आसन, सीता गई है तो आसन भूत हो गया। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी। पूर्ण भूत, सीता जा चुकी थी। संदिग्ध हो गया, सीता गई होगी। हेतु, हेतुमद हो गया, सीता जाती। तो ये सारे भूतकाल के हो गए। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहीं आपको 4 प्रकार मिलेंगे, कहीं आपको 5 प्रकार मिलेंगे। ये भी अलग अलग बुक में अलग हैं। यह पढ़ता है, तात्कालिक यह पढ़ रहा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यह पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान हो गया। या वह पढ़ता हो, संभाव्य, संभावना है कि वह पढ़ता होगा। अगला है हमारा भविष्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः भविष्यतः राम पढ़ेगा। संभाव्य, संभव है राम पढ़े। और हेतु में हेतु छात्रवृत्ति जो है मिले तो राम पढ़े, मतलब ये होने की संभावना होती है। जो आपको ये है ना, ये जो है कि होने की संभावना है लेकिन हुआ नहीं है। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तभी तो, मतलब होने की संभावना है लेकिन अभी मिली नहीं है तो राम पढ़े। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। तो भूतकाल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखें। अब पढ़ लेते हैं। अब टॉपिक में नहीं है, इससे रिलेटेड है तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। लिंग वचन पुरुष काल से कोई प्रभावित नहीं होते। मैंने पहले ही बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है ये विकारी तत्व हैं जो लिंग वचन कारक से जो है प्रभावित होते हैं, लेकिन जो अवयव होते हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। ये 4 प्रकार के आपको हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक की बात करें तो ये संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। विस्मयादि बोधक जो है, विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा का भाव होता है इसमें। निपात की बात करें तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने हेतु निपात का प्रयोग किया जाता है, जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र, तक, काश, हाँ, जी हाँ, करीब, लगभग, भर, सिर्फ। तो ये निपात के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। अगर ये आपको कहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पे निपात लगा सकते हैं। अब वाक्य भी इससे रिलेटेड है। वाक्य भेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जो कर्ता पर डिपेंडेंट करता है वो उद्देश्य, और जो बाकी शेष भाग होता है वो विधेय कहलाता है। वाक्य के प्रकार की बात करें तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जबकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। जबकि वाक्य के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो ये सिंपल है। अगर नकारात्मक है तो निषेधवाचक हो गया। अगर किसी वाक्य में आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहाँ जाओ तो आज्ञा हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक हो गया। इच्छावाचक है, अगर अपनी इच्छा जताई जा रही है। किसी चीज़ में संदेह है तो संदेहवाचक हो गया। और रचना के आधार पर जो होते हैं वो सरल, संयुक्त, मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सिंपल सा है कि जैसे वह घर जा रहा है तो सिंपल हो गया।
लेकिन संयुक्त वाक्य होता है दो सरल वाक्य जब योजकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये जो है शब्द आपको याद रखने हैं। इसकी भी एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर मिश्रित शब्द आपने याद कर लिए तो बाकी आपको संयुक्त याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पूछा जाता है कि एक वाक्य आपको दे देंगे कि इसमें से कौन सा वाक्य मिश्रित है। तो आपको मिश्रित में क्या है कि उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक अन्य उपवाक्य होता है। तो इस डेफिनेशन के बेस पर हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं जबकि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और इसमें एक उपवाक्य होता है। ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है। लेकिन मिश्रित जो है उसको पहचानने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ये 3 शब्द याद रखने हैं, कि, जो, क्योंकि। कि, जो, क्योंकि आपने याद कर लिया। बात में अगर तो जो है वो अगर और यदि के साथ आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर तो सिर्फ सिंगल आ रहा है तो वो संयुक्त में हो जाएगा। अगर यदि तो के अगर यदि के साथ आ रहा है तो वो मिश्रित हो जाएगा। तो आपको 4 शब्द याद रखने हैं, कि, जो, क्योंकि और ये वाला। बाकी जो है ये आपको अपोजिट टाइप के मिलेंगे, जैसे जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, उधर जिधर, यद्यपि तथापि। तो आपको मिश्रित के ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे। हमें 3 तो हमने याद कर लिए, कि, जो, क्योंकि और यदि तो। बाकी जैसे जैसा वैसा, जितना उतना, जैसे वैसे, ये विलोम शब्द वाले हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। तो मिश्रित आपको भी याद हो गए। तो बाकी जितने ही बचते हैं अगर वाक्य में आपको ये दिखाई दें तो आप संयुक्त लगा सकते हैं। तो ये आपको स्पेशल एक ट्रिक है। अब बात करते हैं जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें जो उपवाक्य होता है उसके भी 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य में एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं तो वह उपवाक्यों में बढ़ जाता है। तो 3 प्रकार के उपवाक्य, इनकी भी ट्रिक है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण में क्या है, यहाँ पे जो आश्रित उपवाक्य है, जो दूसरा उपवाक्य होता है, वो उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है, संज्ञा पद की विशेषता। और यहाँ पे जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है तो कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होती है। तो इसकी क्या ट्रिक है कि हम कैसे पहचाने। तो अगर कोई वाक्य की से प्रारंभ, उपवाक्य जो है वो की से प्रारंभ है, जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे की आ गया। तो अब ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये मिश्रित वाक्य जो हैं उसके प्रकार हैं, तो आपको इनमें से ही मिलेंगे जितनी भी ये नीचे की चीज़ें हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि मिश्रित वाक्य के प्रकार हैं उपवाक्य। तो यहाँ पे की अगर आया तो वो है हमारा संज्ञा उपवाक्य। अगर यहाँ पे वाक्य जो है उपवाक्य जो है हमारा अगर की से प्रारंभ हुआ है। अगर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, तो अगर जो के प्रकार हैं यहाँ पे, जो का जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, तो जो के अगर प्रकार आपको मिले तो यहाँ पे हो गया विशेषण उपवाक्य। और बाकी जितने बचते हैं जैसे क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर उधर, तो वो हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो ये आज हमारी जो है इसमें हमने 10-12 टॉपिक कवर अप किए हैं। अधिशासी अधिकारी का जो 15 नंबर का सिलेबस है वो यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी आपको सारा यहाँ पे डेफिनेशन, सारा जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसकी, वो सारी हमने कवर की हुई हैं। इससे पहले 6 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अधिशासी अधिकारी का पूरा सिलेबस जो है इसमें कवर कराया जा रहा है। और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार और एग्रीकल्चर पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और चैनल से अगर नहीं जुड़े तो आप ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।